बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि साहब बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। हमारी लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और आज हमारा चौथा लेक्चर है QSO का। तो आज के लेक्चर में हमारी पूरी किताब ख़त्म हो गई। ये 4 लेक्चर हैं, 4 लेक्चर के अंदर आपके 20 नंबर छुपे हैं। ये ना देखना कि ये 4 वीडियो हैं, हमें तो 2 वीडियो मिल जाती तो हम उसको देख लेते हो, हमारा लॉ गेट क्लियर हो जाता। शॉर्ट कमिंग भाई छोड़ दो, अपने फ्यूचर से रिस्क ना लो। 4 वीडियो का मतलब 4 वीडियो नहीं, 4 वीडियो का मतलब पूरी QSO की किताब आपने पढ़ी है और एक एक पॉइंट समझा के पढ़ी है कि जिस जिस तरीके से लॉ गेट में पूछ सकता है आपको बताया। तो 20 नंबर हैं इस 4 वीडियो में। तो ये 20 नंबर इतने कीमती है कि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि जो एक एक नंबर से लाइसेंस में रहे हैं और उनका आखिरी चांस भी ख़त्म हो जाता है। ठीक, कि जो कुछ ऐसे अब आ रहे हैं कि जो ये घबरा रहे हैं कि हमारा आखिरी चांस और हमारे 2 नंबर से हम रह रहे हैं। कोई कहता मैं 1 नंबर से रहा हूँ, हमारा आखिरी चांस जा रहा है। तो अपने हाल पर रहम करें। जो शॉर्ट कमिंग उसको छोड़ दे। क्या समझे कि सिर्फ 1 महीना तो है, मैंने 1 महीना अपनी पूरी ज़िंदगी इसको दे देनी है। मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए मैं वकील बन जाऊंगा, मैं वकील की अथॉरिटी हासिल कर लूँगा। इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना बड़ा ओहदा है, इतनी बड़ी एक डिग्री है कि आप वकील बन जाएंगे। और दुनिया में वकील से बढ़कर पावरफुल डिग्री कोई नहीं है। जिसको चाहे तलब करवा सकता वकील, उसका सिर्फ एक कलम हरकत करता है। तो क्या अपने हाल पर रहम करते हुए मेरे भाई बराए मेहरबानी इसको देखें और इसको गौर से समझो और बेर एक्ट से समझो। सबसे अहम यह कि मैंने आपको कहा था कि QSO के अंदर आपने जो इस बेर एक्ट में जो इलस्ट्रेशन है उसको तो समझे कि अपने पल्ले बांध लेना है, क्योंकि वो इलस्ट्रेशन को ही उठाकर सवाल बना के देता है। इलस्ट्रेशन जिसमें दी हुई ना उसी को उठा के स्टेटमेंट के तौर पे दे देगा। आपने इलस्ट्रेशन अगर पढ़ी होगी आपके फौरी जहन में आएगा, इसका मतलब कि आप उसको फौरी टिक कर लेंगे। तो इलस्ट्रेशन ज़रूर देखनी है। दूसरा यह कि मैं इस लॉ गेट में शुरू में बताना भूल गया था कि ये आपसे पूछ सकता है कि जो लॉ गेट है ये जर्नल लॉ है, ये लॉ गेट कह रहा हूँ, जो QSO है ये जर्नल लॉ है या ये एक स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है। आपसे पूछ सकता है कि जो QSO है, कानून शहादत आर्डर है, ये एक जर्नल लॉ है, स्पेशल लॉ है, ये लोकल लॉ है। आप कहेंगे जर्नल लॉ है, क्यों? कि ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। तो क्या जर्नल लॉ। दूसरा पूछ सकता है कि QSO जो है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। तो आप कहेंगे QSO एक प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि ये प्रोसीजर को बताता है कि अदालत में मुकदमात किन किन मराहिल से किस तरह गुजरेगा। तो ये प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। तो आप क्या 2 बातें ध्यान में रखें कि QSO जो है एक तो जनरल लॉ है और दूसरा प्रोसीजरल लॉ है। और एक और बात ध्यान में रखने कि QSO, CPC और CRPC, QSO, CPC और CRPC जो आपके लॉ गेट में शामिल हैं, ये तीनों के तीनों प्रोसीजरल लॉ हैं। ये सब तीनों के तीनों प्रोसीजरल लॉ के अंदर आते हैं। अब हम देख रहे हैं अपना हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला जो है आर्टिकल 111। 111 आर्टिकल के अंदर वो ये कहता है, 111 से 113 आर्टिकल वो हैं कि फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऐसे फैक्ट कि जिनको पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको प्रूफ करके दिखाए, ये अदालत के ज़िम्मे होते हैं। आर्टिकल 111 112 क्या बताता है कि वो वाले आर्टिकल जो अदालती जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट होते हैं उसको पार्टी की जिम्मेदारी नहीं कि उसको प्रूफ करें। मैं मिसाल से बताता हूँ, फिर इसकी लिस्ट बता देता हूँ। मसलन एक शख्स जो है उसने अदालत पे पेशी पे जाना था, रीडर ने गलती से जो है उसको पेशी बता दी और उस दिन अदालत की छुट्टी थी, सरकारी छुट्टी थी, उस दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी थी और रीडर से गलती से जो है पेशी लग गई उस दिन। और वो शख्स उस दिन जब अदालत पहुंचा तो अदालत बंद थी। जब वो पेशी पे गया, अदालत उसको ये नहीं कहेगी कि आप अदालत पे पेशी पे तो नहीं आए, तो वो ये कहेगा सर उस दिन तो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी थी। तो अदालत उसको ये नहीं कहेगी अब तुम प्रूफ करके दिखाओ कि इस दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी थी। तो ये वाले मामलात जो अदालत के ज़िम्मे होते हैं कि अदालत उनकी खबर रखे, अदालत उनका नोटिस अपने जहन में रखे, उसको हम क्या कहते हैं कि जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट। वो पार्टी उसको प्रूफ नहीं करेगी, पार्टी उसके मुतालिक कोई सबूत नहीं देगी। ठीक है, तो आपने जहन में ये रखना है।
अब 112 आर्टिकल में कौन कौन से हैं कि उनकी लिस्ट बताइए, वो आप लिस्ट उसमें पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जर्नल बता देता हूँ। तमाम पाकिस्तानी कवानीन क्या हैं, कैसे बनते हैं, फ़ौज के कवानीन क्या हैं, किस तरह लागू होते हैं, अदालत के ऑफिस क्या हैं, अदालत के ऑफिसर कौन होते हैं, उनकी मोहरें क्या हैं, उनके दस्तखत क्या होते हैं, उनका ओहदा क्या है, उनकी ड्यूटियाँ क्या हैं, एक पब्लिक ऑफिसर कौन कौन सा पाकिस्तान के अंदर है, उनके कौन कौन से ऑफिस, उनकी कौन कौन सी ड्यूटियाँ, किस किस के सिग्नेचर, कौन सा पब्लिक ऑफिसर क्या करता है, पाकिस्तान के किन ममालिक के साथ जो हैं वो झगड़े हैं, किन ममालिक के साथ दोस्तियाँ हैं, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग क्या है, किसी मुल्क का नेशनल फ्लैग यानी उसका कौमी झंडा क्या है, किस मुल्क की और पाकिस्तान की कौन कौन सी कौमी छुट्टियां हैं, कौन कौन से मसाइल हैं, पाकिस्तान जो है वो किन ममालिक के साथ उसके क्या क्या मुआहदे हैं, पाकिस्तान की हदूद में कौन कौन से इलाके आते हैं, छुट्टियां क्या होती हैं, सारे के सारे जो जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट हैं, ये अदालत की जिम्मेदारी है अपने ज़िम्मे रखना, शख्स की जिम्मेदारी नहीं कि इनके बारे में सबूत देता फिरे। ये 100 आर्टिकल 111 और 112 हमने देख लिया। अब 113, हाँ 112 में आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि क्या एक शख्स अदालत को मजबूर कर सकता है कि वो उन फैक्ट का नोटिस ले कि जो जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट होते हैं, ठीक है, कोई कह सकता कि नहीं आप जो जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट है आप इनके बारे में भी सबूत देखें, नहीं, वो अदालत को मजबूर नहीं कर सकता। अब आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है कि अदालत को मजबूर कर सकता है। हाँ, वो तब मजबूर अदालत को कर सकता है, अदालत को कह सकता है, मजबूर तो नहीं, उसको कह सकता है अदालत को कि आप अगर वो कोई किताब या कोई ऐसा पुख्ता सबूत ले आए कि जो उस जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट को हिला मारता हो, उसको तनाज़ा बना देता हो, जुडिशल नोटिसेबल फैक्ट कुछ और कह रहा हो, वो किताब या कोई वो सबूत कुछ और कह रहा हो, तब वो अदालत को कह सकता है कि आप इसका नोटिस ले लें कि देखें आप जिसको जो नोटिस है वो कोई और चीज़ है, मेरे पास जो सबूत है ये है, अब आप देख लें कि क्या करना है। अब इस मामले को अगर अदालत समझे कि हाँ मैं इसका नोटिस ले लूँ तो अदालत नोटिस ले सकती है, वैसे मजबूर नहीं कर सकता। लागेट में पूछ सकता, आपको वैसे मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, वो कोई पुख्ता सबूत ले आए तो अदालत की सवाबदीद पे है, ठीक है, डिस्क्रिशन पावर अदालत की कि अदालत चाहे तो उसका नोटिस ले सकती है, वैसे नहीं। 113 आर्टिकल के अंदर हमें यह बताया गया कि एडमिसिबल जो फैक्ट होते हैं जो एक पार्टी मान लेती है उसका भी सबूत अदालत नहीं मांगेगी। मिसाल के तौर के ऊपर मेरा एक शख्स के साथ मुआहदा है, मैंने उस मुआहदे पे एग्रीमेंट पे मैंने साइन कर दिए, अब बाद में मैं मुकर जाता हूँ कि ये मैंने साइन नहीं किया और हमारा केस अदालत में चला जाता है, केस चलता रहता है और दरमियान में मैं तंग आकर मान जाता हूँ चलो ठीक है जी मैंने ये साइन किए, मैं अदालत से कहता हूँ कि जैसे अब ये साइन मैंने किए। अब अदालत मुझसे ये नहीं कहेगी क्योंकि मैंने मान लिया कि मैंने किए हैं, तो अदालत ये नहीं कहेगी अब तुम साबित करो तुमने ये साइन किए हैं, तुम बेशक मान तो चुके हो मगर तुम साबित करके दिखाओ तुमने किस कमरे में बैठ के साइन किए थे, किन हालात में किए थे, क्या ये नहीं करेगी। तो सिंपल वर्डिंग में जब कोई पार्टी किसी बात को मान लेती है, एडमिसिबल कर लेती है, किसी चीज़ का एडमिशन कर लेती है, उसको तस्लीम कर लेती है, तो उसके मुतालिक अब अदालत उससे सबूत नहीं मांगती, क्योंकि अदालत चाहती है कि जब एक केस ख़त्म हो रहा है उसको जल्द अज जल्द केस को निपटाएं, क्योंकि एक नहीं लाखों केस अदालत के अंदर पेंडिंग पड़े होते हैं। हमारे पास है आगे अगला 114 चैप्टर 8 शुरू हो चुका, एस्टॉपल। एस्टॉपल किसको कहेंगे, पहले इसको मिसाल से समझें। मिसाल से समझें कि मेरे पास ये एक मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल 8-9 हज़ार का है या 7-8 हज़ार के दरमियान, ठीक है, वो कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है, मैंने लिया था 7 हज़ार का था। तो ये मोबाइल जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब ये मोबाइल इस वक्त मार्केट में 8-9 हज़ार का दरमियान बिक रहा है। मैं अपने दोस्त से कहता हूँ मुझे मजबूरी है, मैं इस मोबाइल को 2 हज़ार का बेचना चाहता हूँ, अगर तुमने लेना शाम तक मेरे इंतज़ाम करके ले आओ। वो मेरी बात पे यकीन कर लेता है, ठीक है, मैंने यकीन दिलाया, उसने मेरी बात पे यकीन किया और उसने एक्ट अपॉन भी किया। एक्ट अपॉन क्या किया, यानी उसने अमल किया कि वो बाहर गया, किसी दोस्त से उधार पकड़े, किसी से लिए, इंतज़ाम करके जब शाम को मेरे पास लेकर आया, तो मैं उसको अब ये नहीं कह सकता कि भाई ये मोबाइल जिस वक्त मैं तुम्हें इसको कह रहा था उस वक्त ये मोबाइल मेरा नहीं था जब मैंने तुमसे डील की थी, ये मोबाइल मेरी बहन का था
और अब उस मेरी बहन ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। वो पहले मेरी बहन बेच रही थी, अब ये मेरा हो चुका है, मगर मैंने एक पार्टी से सौदा कर लिया, ये मुझे उसके 7,000, ये मुझे 5,000 रुपये इसके दे रहा है, तो मैं तुम्हें 2,000 का क्यों दूँ? क्योंकि जिस टाइम मैंने तुमसे सौदा किया था उस टाइम मैं इसका टाइटल नहीं रखता था, मैं इसका मालिक नहीं था, वो मेरी बहन बेच रही थी इसलिए मैं 2,000 का दे रहा था, अब तो मेरा हो चुका। तो अब वो शख्स, मैं इस शख्स को बेच रहा हूँ जो सामने खड़ा हुआ है, जो मुझे कहता है मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ, तो वो शख्स क्या कहेगा? स्टॉप, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बेशक के आपका उस वक्त नहीं था, बेशक आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, ये तो उस मोबाइल को बेचो ही ना। अगर इसको बेच रहे हो तो इसको नहीं बेच सकते, फिर मुझे बेचोगे, क्योंकि मैंने एक्ट अपॉन किया है। यानी एक शख्स, सिंपल वर्डिंग में स्टॉपल किसको कहते हैं? एक शख्स किसी काम के बारे में किसी शख्स को, या तो वो खुद शख्स या उसका रिप्रेजेंटेटिव, लॉ गेट में पूछ सकता है कि क्या उसका रिप्रेजेंटेटिव भी किसी को यकीन दिलाए तो स्टॉपल हो जाता है? आप कहेंगे हाँ हो जाता है। तो या तो कोई खुद शख्स या उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका नुमाइंदा किसी शख्स को किसी काम करने का यकीन दिलाए और वो शख्स उस पर एक्ट अपॉन करे, यानी उसके मुताल्लिक कोई हरकत में आ जाए, कोई बंदोबस्त करना शुरू कर दे, कोई इंतज़ाम करना शुरू कर दे। जिस तरह इस मिसाल में उसने पैसों का इंतज़ाम करना शुरू किया, तो इसको एक्ट अपॉन कहते हैं। तो वो एक्ट अपॉन करना शुरू कर दे, तो अब मैं अपनी उस चीज़ से नहीं मुकर सकता कि मैं तुमसे सौदा नहीं करूँगा, मैं तो किसी दूसरे से सौदा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टॉपल। तो लॉ गेट के अंदर आपसे पूछ सकता है कि एस्टॉपल किसको कहते हैं? एस्टॉपल कहते हैं कि अगर कोई शख्स खुद या उसका नुमाइंदा किसी को किसी काम करने का यकीन दिलाए, ठीक, और वो यकीन दिलाने के बाद उस पर एक्ट अपॉन कर रहे, तो अब जिसने यकीन दिलाया था वो अपने वादे से नहीं मुकर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। 115 आर्टिकल में ये किराएदार और लाइसेंसी वगैरह के मुतालिक है। किराएदार और लाइसेंसी का मतलब इसमें क्या? अब इसको भी मिसाल से समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी बहन का घर है, मेरी बहन ने मुझे, उसने कहीं बाहर जाना है और उसने बाहर जाने से पहले मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें मुख्तियारनामा देकर चली जाऊंगी, पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दे जाऊंगी, इस मकान की जिम्मेदारी तुमने रखनी है। मैं क्योंकि तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाऊंगी, तो तुम यूँ करो कि 1-2 दिन में पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम कर देती हूँ। तुम यूँ करो कि इस मकान को अपने नाम से जो है वो कोई किराएदार ढूंढ लो और उसको किराए पे दे दो। मैंने एक बंदा लिया और उसको किराए पे ये मकान दे दिया, मगर जब मैं दे रहा हूँ तो उस वक्त वो मेरे नाम पे नहीं है, यानी मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, और मैं किराए पे उसको दे देता हूँ। तो किराएदार दौरान किराया मुझसे ये नहीं कह सकता कि जिस वक्त तुम मुझे ये मकान दे रहे थे मैं तो अब तुम्हें किराया नहीं दूंगा, अब तो मैं किराया तुम्हें देने का पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि जिस वक्त तुमने ये मकान दिया था उस वक्त तुम इसके हकदार नहीं थे। तो कोई किराएदार, 115 में क्या कहा गया? एक किराएदार या एक लाइसेंसी दौरान किराएदार, किराए के दौरान, या लाइसेंसी जो अपने लाइसेंस के दौरान, वो ये नहीं कह सकता, मालिक को ये नहीं कह सकता कि जिस वक्त तुमने मुझे ये लाइसेंस दिया था या जिस वक्त तुमने मुझे ये मकान किराए पे दिया था तो तुम उसके लीगली इंटाइटल्ड नहीं थे, तुम उसके हकदार नहीं थे, तो मैं तुम्हें किराया नहीं देता, ये तुम्हारी बात नहीं मानता। तो उसको भी स्टॉपल रोक देता है कि नहीं, क्या कहता है कि नहीं, जब मैंने दिया था तो वो मेरी उस अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, तो उस पर भी स्टॉपल लागू होता है। तो कोई किराएदार या लाइसेंसी किसी भी मालिक को स्टॉपल कानून के तहत उसको ये नहीं कह सकता, झुटला नहीं सकता कि नहीं तुम तो अथॉरिटी रखते नहीं थे, मैं तो तुम्हें किराया नहीं देता, मैं तो मानता ही नहीं, ये नहीं कर सकता। 116 बताता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बेली और लाइसेंसी, इनके मुतालिक बताता कि ये लोग भी असल मालिक से इनकार नहीं कर सकते। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी ने उस पर इंडोर्स करके दिया हो ड्रॉन करने के लिए, ठीक है, या कोई लाइसेंसी हो, उसने किसी को लाइसेंस दिया हो, ठीक है, कोई लाइसेंसी हो, लाइसेंस जारी हुआ हो, या कोई बेली जो हो, वो क्या है कि वो इनकार नहीं कर सकता। यानी अब इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। डाकिया जो है वो बेली है, ठीक है, तो अब डाकिया जो है ये बेलमेंट कानून के अंदर आता है। तो डाकिए का काम है, ये बेलमेंट में डाकिया है कि उसका काम ये है कि मैंने अगर कोई ख़त या कोई पार्सल किसी एड्रेस पे भेजा
तो उस डाकिए का काम ये है कि जिस एड्रेस पे मैंने भेजा चुप करके उस एड्रेस पे जाए और जिसके नाम पे भेजा है वो पार्सल उसको दे के आ जाए। अब डाकिया ये नहीं कर सकता कि जी तुमने जिसको भेजा है मुझे तो ये पता है कि ये बंदा वो इस चीज़ को लेने का हकदार नहीं है। और भाई तुम कौन होते हो, मैंने जिसको जो भेजा है वो तुम उसको जाके दे कर आओ। तो इस आर्टिकल 116 में ये कहा गया कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कोई लाइसेंसी या बेली, ये कोई भी बंदे ये जो होते हैं इस तरह की कैटेगरी के, वो लोग जिसको जो काम करने के लिए मैंने उनको जिम्मेदारी दी है कि तुमने इसको ये चीज़ दे देनी है, इसके नाम ये चीज़ जारी कर देनी, तो वो अपनी उस ड्यूटी से इनकार नहीं कर सकते। डाकिए का काम क्या है, जहाँ उसको मैंने भेजा है वो उस मौके पे जाके उसको पार्सल पहुँचाए, ठीक है, इसमें ये कहा। मगर 116 में आपको ये कह सकता है कि अभी आप ये बताएं कि क्या एक डाकिया ऐसा कर सकता है कि जिस शख्स को के पास उसने भेजा है पार्सल उसकी जगह पे किसी और को दे दे? हाँ, वो कर सकता है। आम हालात में नहीं कर सकता, स्पेशल हालात में कर सकता है कि मगर जब वो करेगा तो उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। गुड टाइटल उसको साबित करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने जिस शख्स के पास कोई सामान भेजा, ठीक है, वो सामान जो मैंने एड्रेस के ऊपर भेजा तो डाकिए ने उसको ना दिया बल्कि उस घर में कोई दूसरा रहता था उसको दे दिया, क्योंकि डाकिया उस इलाके को जानता था। डाकिए ने क्या कहा कि मुझे पता है कि ये वाला शख्स जो है जिसको तुमने भेजा गलती से इसका नाम लिखा गया और ये शख्स तो चोर है, असल मालिक इस घर का ये है। तो उस असल मालिक को पकड़ा गया तो जिसको गुड टाइटल शो करके दिखाना पड़ेगा कि जिसके नाम पे भेजा गया था वो बंदा गलत था, ठीक है, और जो उस घर का असल मालिक है वो कोई और है, ये बंदा तो वहाँ पे सिर्फ आता जाता रहता है, यानी उसको गुड टाइटल शो करना पड़ेगा तो फिर वो किसी दूसरे को दे सकता है। तो लॉ एक्ट में अगर आपसे पूछिए कि क्या इस तरह कर सकता है तो आप कहेंगे हाँ, मगर वो गुड टाइटल शो करेगा, गुड रीज़न शो करेगा, वो बताएगा कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया है। अब है हमारे पास आर्टिकल 117 कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके जिम्मे होता है। हमारा चैप्टर 9 शुरू हो गया और पार्ट 3 शुरू हो गया। चैप्टर 9 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये 117 से 127 तक, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इसके मुतालिक ये पूछ सकता है कि 118 जो है वो किससे रिलेटेड है, क्या बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है या वो स्टॉपल है, ठीक है। तो आपके जब जहन में ये है कि 117 से 127 तक बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर चल रहा है तो आप फिर उसको आसानी से टिक कर सकते हैं कि तो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये स्टॉपल नहीं है। तो 117 से 127 तक बर्डन ऑफ प्रूफ है। 117 में ये कहा गया कि जो फैसला अपने हक में चाहे उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कौन सबूत पेश करेगा, कौन बात को साबित करेगा, उसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो 117 में कहा जो शख्स ये चाहे कि फैसला मेरे हक में हो जाए वही शख्स बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ज़िम्मे है, वही उस चीज़ को साबित करेगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये मकान मेरा है और मैं चाहता हूँ ये मेरे हक में साबित हो जाए, तो मुझे ही सबूत देने पड़ेंगे कि ये मकान मेरा है। ये देखो, ये कागजात आपके सामने पेश करता हूँ, गवाह पेश करता हूँ, ये हालात सारे हैं, तो मुझे सबूत पेश करना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ज़िम्मे? जो ये चाहे कि फ़ैसला उसके हक में हो जाए। नंबर 2, इसी के अंदर 117 की जो है सब इसकी प्रोविज़न 2 के अंदर ये कहा गया जब कोई सबूत पेश करने का पाबंद हो कहा जाए तो ये बारे सबूत उस पर होगा। या तो जो बंदा चाहे कि मेरे हक में फ़ैसला हो जाए तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, या कि जो कोई सबूत पेश करने का पाबंद हो, कानून के तहत कोई ऐसा मामला है कि वही शख्स सबूत पेश करने का पाबंद है, तो फिर वही शख्स जो है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ज़िम्मे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो शख्स चाहे कि मेरे हक में फ़ैसला हो जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ज़िम्मे, या कोई ऐसी पाबंदी आयद हो जाए कि जिस कानून कह दे कि इसने ही बर्डन ऑफ प्रूफ पेश करना है, तो वो वाला शख्स बर्डन ऑफ प्रूफ करेगा। 118 उसमें कहा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ज़िम्मे और होगा। यहाँ पे एक और बात भी कहेगी, एक और तफसील बता देगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ज़िम्मे भी है कि अगर उसने बर्डन ऑफ प्रूफ ना दिया तो वो नाकाम हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे और बात बता देगी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस थर्ड पर्सन एक ऐसे बंदे के ज़िम्मे भी है
2 का तुमने ऊपर जिक्र कर लिया, तीसरा 118 में बता दिया कि उस शख्स के ज़िम्मे भी बर्डन ऑफ प्रूफ है कि जिसने अगर वो सबूत पेश ना किया तो वो नाकाम हो जाएगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कहा कि ये जो है ये मोबाइल मेरा है और मैंने अगर बर्डन ऑफ प्रूफ पेश ना किया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, मोबाइल मेरे हाथ से छीन जाएगा, दूसरे को चला जाएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ज़िम्मे भी होता है कि जिसने अगर ना पेश किया तो वो नाकाम हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा गया कि ख़ास वाक़यात में इस पर बारे सबूत जो कोर्ट को यकीन दिलाना चाहे अपनी बात का। 119 में ये कहा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट, कि कोई बंदा किसी ख़ास वाक़यात को जानता हो, किसी ख़ास वाक़े को साबित करना चाहता हो, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ज़िम्मे भी है जो कोई ख़ास वाक़े को अदालत के ज़रिए से साबित करवाना चाहता हो। तो देखो ये अब हमने इसकी एक और रीज़न पढ़ ली कि इसके ज़िम्मे भी बर्डन ऑफ प्रूफ। पहले उनमें पढ़ा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ज़िम्मे, कि हाँ जिसने अगर पेश ना किया तो नाकाम हो जाएगा, या वो कि जो चाहता कि मेरी बात पे यकीन करे वो शख्स, ठीक है, या वो शख्स कि जिस पे कानून लागू कर दे या जिसके ज़िम्मे सबूत पेश करना हो उसके ज़िम्मे। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो ख़ास वाक़यात को जानता और यकीन दिलाना चाहे कि कोर्ट उस पर यकीन कर ले तो उसके ज़िम्मे। 120 इसमें कहा कि सबूत को काबिल कबूल बनाने के लिए किस पे बारे सबूत की ज़िम्मेदारी होगी। इसके अंदर यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। अब इसको मिसाल से समझते हैं। एक शख्स ये कहता है कि मुझे मरते वक्त एक शख्स ने बयान दिया, जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, उसने मुझे मरते टाइम ये बयान दिया कि हाँ मैं जो हूँ इस शख्स ने मुझे मारा, इसके मारने की वजह से मैं मर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उस शख्स का मौत तो साबित करनी पड़ेगी कि वो वाकई मरा है। मैं यही अदालत में आकर कि वो मर गया, मुझे कहते टाइम मर गया, हाँ जो उसकी लाश गुम हो गई वो मुझे नहीं पता, जब तक मैं यहाँ पहुँच रहा था तो उसकी लाश को उठा कर ले गया, नहीं, पहले मुझे उसकी मौत साबित करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या कहा गया कि आप जो कोई काम करना चाहते हैं तो फिर आप पहले वो काम तो साबित करें कि वो क्या है। यानी इसमें क्या कहा गया कि सबूत को काबिल कबूल बनाने के लिए, सबूत को काबिल कबूल बनाने के लिए आपको पहले उस सबूत को पेश करना होगा, ताकि हम जो आप बात कह रहे हैं हम उसको प्रूव भी कर सकें। आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने मुझे मरते टाइम बयान दिया था, जब मैं यहाँ तक पहुँचा उसकी लाश गायब होगी, पहले तो आपको सबूत पेश करना पड़ेगा कि वो बंदा मरा भी है या नहीं है, उसकी मौत साबित कर दें, फिर बाकी बात होती रहेगी। 121 के अंदर क्या कहा गया कि इसमें यह कहा गया अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा केस जर्नल एक्सेप्शंस में आता है, जो हमने पीपीसी में पढ़ा था जर्नल एक्सेप्शन, मिसाल के तौर पर यह कहे कि मैंने इस बंदे को सेल्फ डिफेंस में मारा, मैंने इस बंदे को सेल्फ डिफेंस में मारा, ये मुझे मार रहा था, मुझे कत्ल कर रहा था, मैं अपनी जान बचाते हुए इसको मैंने अपने दिफा में मार दिया, तो सबसे पहले मुझे वो जर्नल एक्सेप्शन साबित करनी पड़ेगी कि वाकई मैंने जिसको मार रहा हूँ क्या वाकई मेरा केस जर्नल एक्सेप्शन में जाता भी या नहीं जाता, कि ऐसा तो नहीं वो तो मुझे सिर्फ थप्पड़ मार रहा था, मैंने उसको चाकू मार दिया, नहीं, साबित करना पड़ेगा ये भी मुझे जान से ही मार रहा था। तो अगर कोई बंदा जर्नल एक्सेप्शन को, किसी एक्सेप्शंस को साबित करना चाहे तो उसको वो हालात साबित करने पड़ेंगे कि वाकई उसका केस जर्नल एक्सेप्शन की कैटेगरी में जाता है या नहीं जाता। अच्छा, अब हमारे पास है कि 22 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ज़िम्मे भी होता है जो किसी चीज़ का ख़ास इल्म रखता हो। मिसाल के तौर पे आपको इसमें एक मिसाल देगा लॉ गेट में कि एक शख्स जो है वो रेलवे के अंदर सफ़र कर रहा है और जब उसके पास वो आता है टिकट चेक करने वाला, तो अब वो टिकट चेक करने वाले से नहीं कहेगा कि ठीक है जी आप साबित करोगे मेरे पास टिकट है या नहीं, आप साबित कर दो मेरे पास नहीं है। नहीं, टिकट साबित किसने करना है, जिसके स्पेशल नॉलेज में वो चीज़ हो। तो नॉलेज में किसके है, जिसने टिकट ख़रीदा है, तो वो साबित करेगा, वो टिकट दिखाएगा कि देखो मैंने ख़रीदा है, ये मैंने स्पेशल मेरे नॉलेज में है। तो यानी किसी शख्स के नॉलेज में कोई चीज़ हो तो वही साबित करेगा। तो आपको यहाँ पे टिकट चेक करने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो साबित करता फिर कि इसके पास टिकट नहीं था तो मैंने उसको पकड़ा, नहीं, बल्कि जिसके पास स्पेशल नॉलेज है टिकट का वो टिकट अपना दिखाएगा। अगर नहीं दिखा सका तो उस पर केस होगा या जुर्माना भरेगा, या दिखा दिया तो बस ठीक है। 123
123 में ये कहा गया कि ऐसे शख्स की मौत का बारे सबूत किस पे होगा कि मालूम हो कि 30 साल के अंदर जिंदा था। यानी एक शख्स जो है वो 30 साल के अंदर अंदर जिंदा था, पता था बंदे को 30 साल के इस अरसे में वो शख्स जिंदा था, तो सबूत किस पे होगा कि वो शख्स मर गया है या जिंदा है? तो सबूत, बारे सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा कि जो ये साबित करना चाहे कि ये शख्स मर चुका है। ठीक है, जो उसका मारना साबित करेगा। याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि एक शख्स, लागत है पूछ सकता है कि एक शख्स का ये पता है, इल्म है कि ये 30 साल के अरसे के अंदर अंदर जिंदा था। अब कौन बंदा सबूत पेश करेगा इसके मुतालिक? क्या वो बंदा सबूत पेश करेगा जो उसको मारना साबित कर रहा है, या वो प्रूफ पेश करेगा जो उसका जिंदा होना साबित कर रहा है? तो जिंदा होना जो साबित कर रहा है वो प्रूफ साबित नहीं करेगा। बड़ा अहम सवाल है ये। कौन साबित करेगा? जो उसको मारना साबित करना चाहता है, जो ये कह रहा है कि नहीं ये मर चुका है, तो वो साबित करे कि हाँ वो मर चुका है। जो ये कहता है नहीं वो तो जिंदा था, तो उसको सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो उसको मारना साबित करना चाहता है वो शख्स प्रूफ पेश करेगा। अगला है 124 कि कोई शख्स 7 साल से लापता और उसकी ज़िंदगी का कोई इल्म नहीं उनके घर वालों को। तो एक शख्स 7 साल से लापता है और उसके जो बाकी अजीज़ अकारब जिनको उसका इल्म होना चाहिए था उनको भी नहीं पता वो ज़िंदा है या मुर्दा है। तो अब जो है कौन साबित करेगा कि वो शख्स ज़िंदा है या मुर्दा है? इस मामले के अंदर वो साबित करेगा कि जो उसको ज़िंदा तस्लीम करवाना चाहता। देखो ऊपर वाले में वो साबित कर रहा था जो उसको मरना तस्लीम करवाना चाहता है, नीचे 124 उसका उल्ट है। यहाँ पे वो शख्स साबित करेगा जिसको ज़िंदा होना तस्लीम करवाना चाहता है, जो अदालत में ये साबित करना चाहता है कि अदालत ये कह दे कि हाँ वो ज़िंदा है। तो 124 में जो ज़िंदा तस्लीम करवाना चाहता है वो साबित करेगा, 123 में जो उसको मारना साबित करना चाहता है वो सबूत पेश करेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे होगा। आगे है इसके अंदर कि अगर कोई पार्टनर्स हैं, कोई ज़मींदार है, किराएदार है, मालिक है, एजेंट है, तो उनकी आपस में जो एग्रीमेंट है कि ये आपस में रहे हैं। देखो एक बंदा ये कि मैं इसका किराएदार रहा हूँ, दूसरा कहता मैं नहीं रहा। एक बंदा कहता है कि जी मैं इसका पार्टनर रहा हूँ, दूसरा कहता मैं नहीं रहा। एक मालिक कहता है कि ये मेरा एजेंट रहा है, एजेंट कहता है मैं इसका मालिक नहीं रहा। ऐसे हालात में कौन साबित करेगा? कि जो इनकार कर रहा है वो साबित करेगा कि मैं नहीं रहा, या वो साबित करेगा जो कहता है जी हमारा इसके अंदर पार्टनरशिप थी? तो जो ख़त्म करना चाहता है ना, तो बारे सबूत उस पर है जो इस पार्टनरशिप को, इस लिंक को, इस मुआहदे को जो ख़त्म करना चाहता है वो साबित करेगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी हमारा तो क्या नाम है पार्टनरशिप नहीं है या ख़त्म हो चुकी है, या मैं कहता हूँ हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो चुकी है, थी ख़त्म हो चुकी, तो अब मैं साबित करूँगा ख़त्म हो चुकी। ये एक एजेंट है, वो अपने मालिक के बाद से अब हट चुका, उसका एजेंट नहीं रहा, तो अब वो साबित करेगा कि जो ये कहेगा कि मैं अब एजेंट नहीं रहा। जो ख़त्म करना चाहता है इस रिश्ते को, सिंपल वर्डिंग में जिस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है वो साबित करेगा। 126 है कि अगर किसी शख्स के पास कोई मलकियत भी है और कब्ज़ा भी रखता हो, तब बारे सबूत उस पर है जो मलकियत ना रखने का दावा करे। एक शख्स के पास मलकियत भी है और उसके पास उसका सबूत भी है, यानी उसकी पोजेशन भी है और वो कहता है मैं मालिक भी हूँ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पे चला जाएगा? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे चला जाएगा जो उस मलकियत को ना रखने का दावा करता हो, जो ये कहे कि नहीं ये शख्स मालिक नहीं। मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रहता भी हूँ और मैं ये कहता हूँ ये मकान मेरा भी है। अब वो बंदा जो ये कहता है कि नहीं ये मकान आसिफ का नहीं है, ये मलकियत इसकी नहीं है, तो अब वो साबित करेगा। मैं साबित नहीं करता फिरूंगा कि ये मकान तो मेरा है, क्योंकि जो बंदा ये कह रहा है कि आसिफ का मकान नहीं है, तो वो साबित करेगा जो इनकार करता है, जो मलकियत को इनकार कर रहा है। 127 इसमें यह कहता है कि दो बंदों के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई, दो बंदों के दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट होता है, कोई मामला होता है, उसमें एक एक्टिव पोजीशन पर है और दूसरा पैसिव पोजीशन पर है। और एक्टिव पोजीशन वाला ये कहता है कि हाँ मैंने गुड फेथ के अंदर ये मामला किया। मिसाल के तौर पर मैंने अपने एक स्टूडेंट से ये कहा कि तुम अपना ये मोबाइल जो है, ये अपना क्या नाम है, ये लैपटॉप तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके पैसे देता हूँ, मैं तुम्हें 30,000 रुपये देता हूँ।
अब बाद में उसके घर वाले जाके ये कहते हैं जी इसने हमसे, बच्चा था इसके पास पढ़ता था, इसने उसको अंडर प्रेशर करके, क्योंकि इसकी एक्टिव पोजीशन थी, इसने उसको अंडर प्रेशर करके उससे सस्ते में ले लिया। हमारा लैपटॉप तो जो है वो महंगा था, या हम तो उसको बेचना नहीं चाहते थे, ये बच्चा बेचना नहीं चाहता था। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की, मैंने तो गुड फेथ में इससे कहा था। तो अब जिम्मे बच्चे के है साबित करना कि इस गुड फेथ के अंदर ये मामला हुआ है, ये मेरे जिम्मे है साबित करना। तो याद रखना, जो एक्टिव पोजीशन पे होगा वो साबित करेगा कि मैंने गुड फेथ के अंदर अच्छी नीयत के साथ बिल्कुल साफ़ सुथरा ये मुआहदा किया। तो मैं एक्टिव पोजीशन पे था, उस्ताद था, तो मैं साबित करूँगा। तो जो बंदा एक्टिव पोजीशन पे होता है तो वो ट्रांजैक्शन की गुड फेथ को वो ही साबित करता है। बड़ा अहम 128 कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जायज़ होना। इसके अंदर आप बस ये नुक्ते ही ज़हन में रखना, क्योंकि ये बड़ा घुमा फिरा के बंदे इसको बताते हैं। मैं सिर्फ आपको नुक्ता बताता हूँ। पहला ये कि अगर कोई बच्चा शादी के दौरान, देखो शादी के दौरान यानी शादी है, और वो बच्चा 6 जो कमरी साल हैं, जो 6 जो चांद के माह हैं, 6 जो चांद के महीने, साल नहीं 6 जो चांद के महीने हैं, एक बच्चा शादीशुदा जोड़े के दौरान, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा और मेरी बीवी से जो शादी है, तो अगर हमारी शादी है तो अगर कोई बच्चा हमारी शादी के दौरान 6 कमरी महीने के बाद पैदा हो, 6 कमरी महीने से पहले ना हो, 6 कमरी महीने से पहले ना, 6 कमरी महीने के बाद पैदा हो, तो वो जायज़ औलाद। या अगर हमारी अल्लाह ना करे जुदाई हो जाए, तो उस जुदाई के 2 साल के दरमियान पैदा हो जाए तो वो भी जायज़। अगर शादी के रिश्ते के दौरान 6 कमरी महीने से पहले पैदा ना हो, 6 कमरी महीने के बाद पैदा हो जाए तो वो भी जायज़। और जुदाई हो जाने के 2 साल के अंदर विदिन 2 ईयर पैदा हो जाए तो वो भी जायज़ औलाद होती है, जब तक कि बाप मुंह से इनकार ना कर दे। ठीक। और या वो शख्स भी क्या नाम है कि अगर यहाँ पे केस पूछ सकता है आपसे कि अगर उनकी जो मैरिज है वो डिवोर्स हो गई, इद्दत ख़त्म उसकी हो चुकी औरत की, और उसके 6 कमरी महीने के बाद औरत की इद्दत ख़त्म हुई और उसने तस्लीम किया कि 6 महीने पहले मेरी इद्दत ख़त्म हो चुकी थी, और उसके 6 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, तो नहीं, वो भी जायज़ नहीं होता। तो सिंपल वर्डिंग में आपने यहाँ पे क्या ज़हन के अंदर रखना है कि वो बच्चा जो शादी के पीरियड के दौरान, शादी के बंधन के दौरान 6 कमरी महीने के बाद, पहले नहीं 6 कमरी महीने के बाद पैदा हो, वो जायज़ औलाद है। या वो जुदाई हो जाने के बाद जुदाई हो जाने के 2 साल के पीरियड के दौरान विदिन 2 ईयर पैदा हो जाए तो वो भी जायज़ होता है। अब आपसे यहाँ पूछ सकता है कि क्या ये गैर मुस्लिमों के ऊपर ये कानून अप्लाई होता है? आप कहेंगे अगर उनके ये मज़हब के ख़िलाफ़ जाता हो तो उन पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं 129 के अंदर ये कहा गया कि अगर कोर्ट को ये लगता हो कि ये वाक़या हुआ है तो उसके बारे में वो क़यास करेगी, प्रिज्यूम कर लेगी। कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। कोर्ट किसी मामले को अगर उसको करीने क़यास लगता है, पक्का यकीन हो जाता है कि ये हुआ था, तो कोर्ट उसको तस्लीम कर सकती है। इसमें क्या कहा गया कि कोर्ट किस ऐसे वाक़े को मान सकती है कि जो कोर्ट को ये लगे कि हाँ ये वाक़या हुआ था, कोर्ट को काफ़ी हद तक यकीन है, तो कोर्ट मान सकती है। 129 की बी जो है बड़ा अहम है, ये है एकम्प्लेक्स के बारे में, शरीक जुर्म, जो हमने उसके अंदर पढ़ा था आर्टिकल 16 के अंदर एकम्प्लेस। इसमें ये कहा गया, उसमें कहा गया था कि ये जो कम्प्लेस है वो कम्पिटेटिव विटनेस है, मगर 129 जो बी है, इलस्ट्रेशन बी में ये कहा गया कि एक जो एकम्प्लेस है वो अनवर्थी जो है वो पर्सन है, कि यानी एक कम्प्लेस कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो शरीक जुर्म है। तो जब तुम एक कम्प्लेस के ऊपर यकीन करना चाहो तो तुम ये देख लो कि उसके मुताल्लिक कोई और गवाही भी ले लो। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक बंदा जो है वो जेल में पकड़ा जाता है, 3 मुजरिम हैं, 3 के अंदर जो है वो तीनों पकड़े जाते हैं, उनमें से एक मुजरिम जो है जो जुर्म में शामिल था वो एकम्प्लेस है। वो ये कहता है
कि जज साहब मैं गवाही देता हूँ, अब मैं सरकारी गवाह बन जाता हूँ, ये जो बंदा है मैं सारी हकीकत बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या जुर्म किया था। तो वो जो एकम्प्लिस होगा वो उसके फिर डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि वो एकम्प्लिस तब हम अदालत मानेगी कि जब कोई दूसरा इंडिपेंडेंट विटनेस ना मिल रहा हो, ये फिर उसमें LLB में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि आर्टिकल 16 में ये कहा गया था कि जो एकम्प्लिस है वो कम्पिटेटिव विटनेस है, उसकी बात के ऊपर अदालत यकीन कर लेगी। मगर यहाँ पर क्या कहा गया 129B में कि वो उसका उल्ट कहा गया कि वो एक अनवर्थी पर्सन है, काबिल यकीन शख्सियत नहीं है। तो इसमें एक एहतियात बता दी गई। इसमें यह कहा गया कि अदालत एक कम्प्लेस की बात को, शरीक जुर्म की बात को मानने से पहले बाकी सबूत के ज़रिए परख ले, ये देख ले, चेक कर ले कि जो ये बातें कह रहा है ये सच भी है, ये सिर्फ अपनी जान छड़वाने के लिए अपना वज़न किसी दूसरे पर डाल रहा है। इसमें यह कहा गया 130 हमारे पास, अब चैप्टर हमारे पास 10 शुरू हो गया, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। इसमें 130 में यह कहा गया कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, गवाह किस तरीके से पेश किए जाएंगे, उनके बयान कैसे लिए जाएंगे। अगर तो दीवानी केस है तो दीवानी प्रोसीजर के ज़रिए से, सिविल प्रोसीजर के ज़रिए से। अगर फौजदारी केस है तो क्रिमिनल प्रोसीजर के ज़रिए से वो गवाह पेश किए जाएंगे, उनके बयान लिए जाएंगे। देखो, अगर सिविल प्रोसीजर है तो सिविल मामला है, सिविल मैटर है तो सिविल प्रोसीजर के ज़रिए से, क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल प्रोसीजर के ज़रिए से वो उसके बयान लिए जाएंगे। और अगर ये दोनों खामोश हों तो फिर अदालत की सवाबदीद है। अगर दोनों खामोश हों तो अदालत की सवाबदीद पे है। अच्छा, आगे 131, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। इसमें यह कहा गया कि जज साहब जो हैं वो तय करेंगे कि किस वाक़े की शहादत को वो रेलिवेंट मानकर कबूल करते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहा गया कि जज जो है उसका काम है डिसाइड करना कि किस वाक़े की शहादत को मैं रेलिवेंट मानता हूँ और उसको एडमिसिबल करता हूँ, उसको कबूल करता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया। इसी के 131 की जो प्रोविज़न 2 है, इसमें एक बड़ी अहम बात की गई। उसमें यह कहा गया कि अगर दो वाक़यात आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, एक वाक़या दूसरे वाक़ये जुड़ा, पहला वाक़या जो है, यानी एक वाक़या इस तरीके से जुड़ा, मिसाल के तौर पर एक बंदा ये कहता है कि एक औरत ने दावा दायर किया कि मैं इसकी बीवी हूँ और ये मेरे बच्चों का ख़र्चा नहीं देता, नान नुफ़्क़े का उसने दावा दायर किया। तो अब अदालत क्या करेगी, कौन सा सबूत पहले मांगेगी? पहले वो सबूत उसको देना पड़ेगा, पहले ये साबित करना पड़ेगा कि निकाह है भी या नहीं है। जब निकाह साबित कर देगी फिर बच्चे साबित हुए, फिर नान नुफ़्क़ा साबित हुआ। तो यानी दो वाक़यात अगर ऐसे हों जो एक दूसरे से मुंसलिक हों तो अदालत क्या करेगी, पहले वाक़े को पहले तस्लीम करवाएगी। ये कहेगी पहले निकाह तो साबित करो बीबी कि आपका निकाह है भी या नहीं है। निकाह है तब तुम इसकी बीवी हो, जब तुम बीवी हो तब ये उसके बच्चे हैं, तभी तो उसका खर्चा देगा, वरना नहीं। तो इसमें ये कहा। और इसके तीसरी प्रोविज़न के अंदर ये कहा गया कि दो वाक़यात आपस में इस तरह हों कि एक का कुछ हिस्सा उस पर निसार करता है, कुछ हिस्सा उस पर निसार करता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेबल आपस के अंदर हैं। तो उसके अंदर अदालत की सवाबदीद है कि वो क्या करे, पहले वाले को पहले सबूत पेश करवा दे या दूसरे वाले के करवा दे। इसमें ये कहा गया। अब है हमारे पास 132। इसमें यह कहा गया एग्जामिनेशन इन चीफ किसको कहते हैं, बड़ा अहम है। एग्जामिनेशन चीफ किसको कहते हैं? जो पार्टी जो किसी गवाह को बुलवाती है, जो कॉलिंग पार्टी होती है, जो गवाह को बुलवाती है, वो उस अपने गवाह का जो बयान लेगी बग़ैर रुके बयानिया सूरत में, ठीक है, उसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ। मिसाल के तौर पर मैं अपना कोई गवाह पेश करना चाहता हूँ, मैंने अपने गवाहों को बुलवाया, तो बुलवा कर अब जो मैं उनका बयान अदालत में पहला जो बयान ले रहा हूँ बग़ैर किसी रोक टोक के, आप मुझे बताएं क्या क्या हुआ था, उसको क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन किसको कहते हैं? अब जो मैंने गवाह बुलवाया था, जो कॉलिंग पार्टी तो मैं था, यानी मैंने बुलवाया था, उसी गवाह का जो बयान अगर एडवर्स पार्टी ले, मुखालिफ पार्टी अगर उसके ऊपर जरा करे, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन। कॉलिंग पार्टी यानी मैंने बुलवाया था अपने गवाह को, मैं उसका जो बयान दिलवा रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। और उसी शख्स को जिसको मैंने बुलवाया था, जो बयान दे रहा था मेरा गवाह, उसके ऊपर जो मुखालिफ वकील उससे सवाल पूछेगा, उस पर जरा करेगा, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। आगे है कि तीसरा इसके अंदर कि
री एग्जामिनेशन किसको कहते हैं? री एग्जामिनेशन उसको कहेंगे कि कॉलिंग पार्टी ही यानी मैंने जिस गवाह को बुलवाया था, मैं अपने ही गवाह के खिलाफ खुद गवाह बयान लेना शुरू कर दूं, इसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। इसको ज़रा गौर से समझे री एग्जामिनेशन को। इसको कहते हैं होस्टाइल विटनेस। मेरा विटनेस जो है मुनहरफ हो गया, मुझसे बदल गया, बिक गया। सिंपल वर्डिंग में मैंने अपने गवाह को बुलवाया जो मैं उससे बयान ले रहा हूँ, मैं कॉलिंग पार्टी मैंने गवाह को बुलवाया। अब मेरा जो बयान है वो वो सारा का सारा क्या है कि वो एग्जामिनेशन इन चीफ है, उस जो गवाह वो दे रहा है। मेरा जो बयान दे रहा कॉलिंग पार्टी मैंने बुलवाया, जो वो बयान दे रहा एग्जामिनेशन चीफ। मुखालिफ पार्टी आई, उसने उसका के बयान लिया, वो क्या हुआ उसका बयान? वो हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो मेरे ही खिलाफ बयान देने लग गया। तो अब मैं जज साहब से इजाज़त लेकर के, जज साहब ये मेरे खिलाफ बयान दे रहा, केस को बिगाड़ रहा है, ठीक है, यानी केस को ये गुमराह कर रहा है, तो मैं अपने गवाह के ऊपर खुद जरा करना चाहता हूँ, अपने गवाह से खुद पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो कॉलिंग पार्टी अपने ही गवाह के खिलाफ कोई बयान लेती है, उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। आगे 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। 133 में ये कहा गया ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? उसमें ये कि पहले चीफ एग्जामिनेशन होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद री एग्जामिनेशन। पहले चीफ एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन। इसी की प्रोविज़न 2 के अंदर ये कहा गया कि चीफ एग्जामिनेशन जो है और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये रेलिवेंट वाक्य से रिलेटेड हो। चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ये रेलिवेंट वाक्य से रिलेटेड हो। मगर यहाँ पे एक और बात भी की गई, वो ये की गई कि चीफ एग्जामिनेशन पाबंद नहीं है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन पाबंद नहीं है चीफ एग्जामिनेशन का। बड़ी अहम बात की गई, लागाटे पूछ सकता है कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन जो जरा है, क्रॉस एग्जामिनेशन वो चीफ एग्जामिनेशन के ताबे है, कि वो सिर्फ वही सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि जो चीफ एग्जामिनेशन में उसने बताए हैं? नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन में वो सवाल भी पूछ सकता है जो चीफ एग्जामिनेशन के अंदर उसने नहीं बताए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन पाबंद नहीं है किसकी? चीफ एग्जामिनेशन की। अब यहाँ पे इसकी प्रोविजन 3 में बताया कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कोई नया मामला साबित आ जाए, जरा हो रही थी, कोई नया मामला सामने आ जाए, तो मुखालिफ वकील को हक है कि उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई नया मामला साबित आ जाए तो जो दूसरा मुखालिफ वकील होगा वो भी उस मामले के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जरा कर सकता है। अब यहाँ पर है कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। अगर किसी शख्स को डॉक्यूमेंट लाने के लिए अदालत कहेगी, यानी एक शख्स को ये कहा कि तुम डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करो, तो अब ये नहीं होगा कि वो बेचारा जो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आया तो उसके ऊपर हम क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दें, उस पर जरा शुरू कर दें। नहीं, उस पर जरा तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसको बतौर विटनेस अदालत में हाजिर नहीं करवाएंगे। ये बड़ा अहम है कि एक बंदा आपसे लागाटे पूछेगा कि वो अदालत के अंदर एक डॉक्यूमेंट पेश करता है, तो उसके डॉक्यूमेंट पेश करने के दौरान के जो वकील होते हैं वो उसके ऊपर जरा कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं? पूछेगा कि जब उसको बतौर विटनेस के तौर पर उसको बुलवा लें, फिर उससे कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर वो पार्टी नहीं है तो उससे नहीं कर सकते। इसके मुताबिक है कि 135 है कि विटनेस के चाल चलन, यानी विटनेस टू करेक्टर, विटनेस के चाल चलन के जो गवाह होंगे उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है। जो चाल चलन के जो गवाह होते हैं, जो ये बताते हैं कि शख्स का चाल चलन कैसा था, उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, उन पे री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। बड़ा अहम है कि जो चाल चलन के जो गवाह होते हैं, जो करेक्टर ऑफ टू विटनेस होते हैं, जो विटनेस टू करेक्टर होते हैं, क्या उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन और उनके ऊपर री एग्जामिनेशन होता है? आप कहेंगे हाँ हो सकता है। 136 ये कहा कि लीडिंग क्वेश्चन किसको कहते हैं? लीडिंग क्वेश्चन उसको कहते हैं कि वो क्वेश्चन कि जो एक शख्स ये चाहे कि जो मैं चाहता हूँ ये वही जवाब दे। मसलन मैं एक बंदे से ये क्वेश्चन करता हूँ, देखो तुमने ये क्या नाम है, ये वही बंदा है ना कि जिस वक्त तुमने इसको अपनी आंखों से देखा था तो ये अपने हाथों से उसको मार रहा था ना? तो जो मैं ये क्या कर रहा हूँ, उसको लीड कर रहा हूँ, यानी उसको फीड कर रहा हूँ, उसके जहन में डाल रहा हूँ कि वो ये वाली बात मेरी कह दे, हाँ ये वही है। नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछूंगा। मैं क्या पूछूंगा, जब तुमने इसको देखा तो ये क्या कर रहा था, यूँ पूछूंगा।
यूँ नहीं कहूँगा, लीडिंग क्वेश्चन नहीं करूँगा कि देख जब तुमने इसको देखा था ये वही बंदा है ना जो सामने वाले बंदे को अपने हाथों से मार रहा था, देखो अपनी आंखों से देखो ये वही है ना, ये लीडिंग क्वेश्चन बन गया। तो इसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन कौन सा, कि जो किसी बात को मैं अपने फेवर में करवाना चाहूँ उस तरह का घुमा फिरा के कोई मैं सवाल कहूँ। सिंपल वर्डिंग के अंदर इसको ये भी कहा जा सकता है कि जिसके जवाब हाँ ना में दिए जा सकते हो। कि मैं कहूँ ये वही बंदा है ना कि जिसको तुमने अपनी आंखों से उसको मारते देखा हो, कहा हाँ, तो ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो वो भी लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। हम इनकी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे LLB में जाकर। अब वो पूछ सकता है इसके अंदर कि लीडिंग क्वेश्चन की इजाज़त किसके अंदर होती है। 139 के अंदर कि एविडेंस एज टू मैटर, नहीं 138 के अंदर के व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, बाकी ये नहीं पूछे जा सकते। सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, बाकी नहीं पूछे जा सकते। आगे 139 एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, अगर कोई मामला राइटिंग से रिलेटेड ताल्लुक़ रखता है तो क्या उस मामले के मुताबिक हम कोई सबूत ले सकते हैं। हाँ, अगर कोई मामला राइटिंग से ताल्लुक़ रखता है तो हम उसके मुताबिक सबूत ले सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कि मैंने अपने दोस्त के पास ख़त लिखा और उस पर इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, उस दोस्त ने मेरे दूसरे दोस्त को जाके कहा कि आसिफ ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब जिस दोस्त को मेरे उस दोस्त ने कहा कि मैं आसिफ को छोड़ूंगा नहीं, उससे बयान लिया जा सकता है कि हाँ जो इनकी तहरीर का जो वाक़या गुजरा, ये ख़त का मामला क्या है, ये रिटन मामला है क्या, ठीक है। तो कोई बंदा किसी के तहरीरी मामले को जानता हो तो उससे बयान लिया जा सकता है, उस वाक़े का एविडेंस लिया जा सकता है। इसमें यह कहा गया 39 में। 140 में यह कहा गया कि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, साबका तहरीरी बयान के मुतालिक जरा की जा सकती है अगर वो मौजूदा वाक़े से मुंसलिक हो। अगर किसी शख्स का पिछला कोई तहरीरी बयान था, अगर कोई पिछले शख्स का कोई तहरीरी बयान उसने दिया था और वही तहरीरी बयान अब इस वाले मामले के अंदर भी लिंक्ड है, किसी बंदे ने पहले तहरीरी बयान दिया और वो आज के मामले में भी लिंक्ड है, तो उसके मुतालिक हम क्या कर सकते हैं, उस पर जरा की जा सकती है। 141 में कहता है कि क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सवाल कौन से पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि कोई वो सवाल के जो एक विटनेस की सदाकत को चैलेंज कर दे, या वो जो ये पूछ सके कि ये विटनेस है कौन, तुम कौन हो, क्या हैसियत है तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम क्या करते हो, तुम किस तरह इस वाक़े को जानते हो, ये सवाल पूछ सकता है। फिर ये कि कोई भी ऐसा सवाल जो विटनेस के किरदार को मफलूज कर दे, हिला मारे, शेक कर दे उसके करैक्टर को, तो वो सवाल पूछ सकते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, तमाम वो सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो रेलिवेंट हो, प्लस वो कि जो विटनेस की वैरासिटी को शेक करें, या वो कि जो उसकी लाइफ को और उसकी लाइफ में पोजीशन क्या है उसको बताएं, या वो जो उसके करैक्टर को जो है, ठीक है, उसके जो करैक्टर है उसको मफलूज कर दें, उसको शेक कर दें, वो पूछे जा सकते हैं। 142 है कि व्हेन विटनेस टू बी कॉम्पेल्ड टू आंसर, विटनेस को आप कब जाकर मजबूर करेंगे कि अब वो जवाब दे। अभी इस 142 में आर्टिकल 115 जो हमने पढ़ा था, आर्टिकल जो 15 पढ़ा था, 142 हम पढ़ रहे हैं, इसमें आर्टिकल 15 लागू होगा। जब भी जज साहब को ये लग जाए या कोर्ट को ये लगे या ऐसा हालात क्रिएट हो जाए कि ये लगना शुरू हो जाए कि नहीं इससे इसका जवाब पूछा जाएगा, तो कोर्ट उसको मजबूर करेगी कि तुम ये बात बताओ। मगर आर्टिकल 15 को लागू करते हुए, अब 15 आप पीछे जाकर देख रहे हैं उसको क्या है कि हाँ वो शख्स पहले कोर्ट से ज़मानत लेगा कि अगर जो मैं ये जवाब दे रहा हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ ये जो जवाब है मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम कत्ल जो जहाँ पे जिस घर में हो रहा था, तुम रात को 2 बजे उस घर में क्या कर रहे थे,
अगर वो शख्स के मैं चोरी करने के लिए गया था, अगर वो ये मान लेता है तो वो चोरी का इल्ज़ाम उस पर साबित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में देख लेना। तो इसमें यह कहा गया 143 में कि कोर्ट फैसला करेगी कि किस चीज़ के मुतालिक जो है वो जवाब लेना है और मजबूर कर सकती है किसी बंदे को, जहाँ पे उसको वाक़या असल हो या वाक़या मुतलका, या तो फैक्ट इन इशू हो या रेलिवेंट फैक्ट हो, उसके मुतालिक अगर कुछ सवाल पूछना है तो कोर्ट किसी भी शख्स को मजबूर कर सकती है। कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, ये बड़ा अहम है, ठीक है। वो कहता है कि कोर्ट फैसला करेगी कि कब एक सवाल प्रॉपर है, कब एक सवाल प्रॉपर नहीं है, कब एक सवाल पूछना है, कब एक नहीं पूछना। तो कोर्ट ऐसे सवाल को प्रॉपर कहेगी कि जो कोर्ट का नज़रिया बदल दें। कोर्ट ऐसे सवाल को प्रॉपर कहेगी जो कोर्ट का नज़रिया बदल दें कि गवाह की सदाकत क्या है, कि गवाह क्रेडिटेबल है भी या नहीं। तो ऐसा सवाल कोर्ट पूछ सकती है, प्रॉपर होगा। ऐसा सवाल प्रॉपर नहीं होगा बल्कि इम्प्रॉपर होगा अगर वो गवाह के किरदार को मामूली सा बदल दे, यानी कोर्ट का जहन मामूली सा बदल दे कि ये गवाह सही नहीं है। देखो प्रॉपर कब होगा, अगर कोर्ट का जो जहन है वो ज़्यादा बदल दे कि ये शख्स जो है वो काबिल नहीं है, उसके इस पे एतबार किया जाए। अगर ज़्यादा बदल देता तो वो सवाल प्रॉपर है। अगर कोर्ट का माइंड ज़्यादा नहीं बदलता वो सवाल कि हाँ ये गवाह जो है काबिल यकीन है या नहीं, तो वो सवाल इम्प्रॉपर होगा। आगे है 144। 143 के तहत सिर्फ वो सवाल पूछे जाएंगे जो बेबुनियाद नहीं, ठीक है। 144 के अंदर ये कहा गया कि 143 में हमने जो भी पूछा है कि कौन सा सवाल प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, वो सवाल पूछे जा सकते हैं जो बेबुनियाद ना हो, बेसलेस ना हो, वो हम पूछेंगे। जो रीज़नेबल सवाल हो वो हम पूछ सकते हैं। 145 में ये कहा गया कि अगर एक वकील, उसको रोका भी जा रहा अदालत की तरफ से कि आप इस तरह के जो है स्कैंडलस सवाल ना पूछें, इस तरह के मामलात आप ना करें, तो फिर भी वो वकील जो है वो बात नहीं मान रहा, तुम क्या करेंगे? तो फिर जो कोर्ट होगी उस वकील की जो कंप्लेंट है वो किसको करेगी? हाई कोर्ट को करेगी, और साथ उसकी मुतलका जो अथॉरिटी है जिसके तहत वो काम करता है, ठीक है, यानी उसकी जो कौंसल होगी, बार कौंसल, उसको जो है उसकी रिपोर्ट करेगी कि इस वकील ने जो है इस तरह हमारी बात नहीं मानी। एक 146 है कि इंसिडेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, जो गैर शाइस्ता गैर महज़्ज़ब सवाल होते हैं, अदालत उनको पूछने की इजाज़त नहीं देगी। कब तक? जब तक वो फैक्ट इन इशू ना हो या जब तक उनका जानना ज़रूरी ना हो। आपसे लागत है पूछ सकता है कि स्कैंडलस जो सवाल है अदालत उसकी पूछने की इजाज़त देगी? आप कहेंगे उसकी अदालत इजाज़त नहीं देगी जब तक कि वो या तो फैक्ट इन इशू ना हो, असल मामले से ताल्लुक़ ना रखते हो, या उनका जानना बहुत ज़रूरी ना हो। तब तक स्कैंडलस मामले के अंदर, इनडिसेंट मामले के अंदर अदालत जो है गैर शाइस्ता जो है सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देगी। आगे हमारे पास 147, उसमें यह कहा गया जब तक कोर्ट मालूम ना कर ले या नताइज को कलम बंद ना कर ले, तब तक ऐसे सवाल की इजाज़त नहीं देगी कि जो किसी शख्स को, वो चाहे ज़िंदा हो या चाहे मुर्दा हो, उसके किरदार को बुरी तरीके से मफलूज कर दें। तो कोर्ट जब तक अच्छे तरीके से मालूम ना कर ले, यकीन ना कर ले, या उसको रिटन कलम बंद ना कर ले, तब तक वो किसी ज़िंदा या मुर्दा शख्स के किरदार को जो बुरी तरीके से कोई चीज़ मफलूज कर सकती है उसकी इजाज़त नहीं देगी। 148 में कहा गया कि क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, वो सवाल, इसमें शेल का लफ्ज़ आएगा। 148 में शेल फॉरबिड आएगा, मे फॉरबिड नहीं बल्कि शेल फॉरबिड आएगा कि कोर्ट ज़रूर रोकेगी उस सवाल को जो किसी शख्स की तौहीन करेंगे, रंज पहुँचाएंगे, उसको ज़रूर रोक देगी। 149 में क्या कहा गया कि कोर्ट उन सवालात को जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बाकी बेतुका मकसद है, सिर्फ ये कि मैं उस शख्स को के किरदार को जो है मफलूज कर दूँ, बाकी और कोई उसका मकसद नहीं है, सिर्फ उस विटनेस को बुरे तरीके से जलील कर देना है। यानी सिंपल वर्डिंग में जिसका मामला सिर्फ विटनेस को बुरे तरीके से जलील कर देना है,
उसके बारे के अंदर कोर्ट उसको इजाज़त नहीं देगी। अब हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि पिछली सज़ा की इजाज़त पिछली सज़ा को साबित करने की इजाज़त दे सकती है? हाँ, दे सकती है, क्योंकि पिछली सज़ा हुई थी। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ पूछ सकता है इसी के अंदर, वो ये पूछ सकता है 149 में कि एक शख्स को ये कहा गया कि तुम्हें पिछली नौकरी से फ्रॉड के वजह से निकाला गया था, इस नौकरी में भी जिसमें तुम्हारा केस चल रहा है ये भी नौकरी फ्रॉड से ताल्लुक़ रखती है, कि यहाँ भी तुमने फ्रॉड किया इसलिए तुम्हें निकाला गया, तुम कहते हो मैंने फ्रॉड नहीं किया गया। अगर वो शख्स कहता है कि मैंने पिछली नौकरी में फ्रॉड नहीं किया था, तो अब इसको साबित किया जा सकता है, इसके मुतालिक अदालत सबूत कह सकती है कि कार्रवाई करो, तो देखो कि इसने पिछली नौकरी के अंदर जो था वो इसने फ्रॉड किया था या नहीं किया था, क्योंकि ये वाला फ्रॉड का मामला इस वाले फ्रॉड के मामले से ताल्लुक़ रखता है। आगे 150 होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस क्या, मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि अगर मैंने किसी विटनेस को, मैं कॉलिंग पार्टी था, मैंने अपने हक के मामले में एक विटनेस को बुलाया, एक गवाह को बुलवाया और वो मेरे ही खिलाफ बयान देने लग गया, तो मैं कोर्ट को क्या कहूँगा, कोर्ट कि ये जो है जज साहब, ये जो विटनेस है मैंने इसको बुलवाया, ये वाक़े को गुमराह कर रहा है, ये पहले कुछ और कहता था अब कुछ और कह रहा है, ये नहीं कहूँगा मेरे खिलाफ बयान दे रहा है। देखो, मैं ये कह दूँ कि मेरे खिलाफ बयान देना चाहता है तो इसलिए मैं इसको होस्टाइल इसको डिक्लेयर कर दें, नहीं। लागेट पूछ सकता है कि अगर आपके खिलाफ वो बयान दे रहा है तो क्या आप उसको अपनी खिलाफ बयान की बुनियाद पर उसको होस्टाइल डिक्लेयर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या, बल्कि कोर्ट को गुमराह कर रहा है, इसलिए उसको होस्टाइल डिक्लेयर करके अब मैं अपने ही उस गवाह को जिसको मैंने बुलवाया था उसके खिलाफ जरा करूँगा, उससे सवाल पूछूंगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब 155 इम्पीचमेंट ऑफ करैक्टर ऑफ विटनेस। आप करैक्टर के किरदार को किस तरीके से इम्पीच कर सकते हैं, यानी असल अदालत में जो मुखालिफ वकील होता है, सिंपल वर्डिंग में देख लें, मुखालिफ वकील की कोशिश होती है मैं किसी तरीके से इस विटनेस के किरदार को मफलूज कर दूं, अदालत के जहन में ले आऊं कि ये जो विटनेस है ये काबिल एतबार नहीं है, झूठ बोलता है। अब 151 में ये कहा गया किस तरीके से वो साबित कर सकता है। पहला कि उसके किरदार को मफलूज कर सकता है कि इसका करैक्टर ऐसा नहीं है, इसका करैक्टर सही नहीं है। दूसरा, गवाहों को बुलाकर उसके ऊपर जो है उसके किरदार को मफलूज कर सकता है, उसकी वैरासिटी को कम कर सकता है। फिर कि बजरिया शहादत, बजरिया सबूत पेश कर सकता है कि ये ब्राइब हो चुका। देखो, या तो क्या कर सकता है उसके किरदार के ऊपर सवाल उठा करके देखो इसका किरदार ऐसा है, ये बंदा काबिल कबूल नहीं है, या बजरिया गवाहों के ज़रिए कि ये बंदा काबिल कबूल नहीं, या तीसरा कि बजरिया सबूत एविडेंस ये पेश कर दे कि इसने ब्राइब किया हुआ है, इसने रिश्वत ली है, या रिश्वत की तरफ माइल हो चुका है, अब ये बंदा काबिल कबूल नहीं रहा। अब हमारे पास 152 क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉरोबोरेट एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट एडमिसिबल। किसी वाक्य से किसी मामले की सपोर्ट होती हो या तरदीद होती हो, तायीद होती हो या तरदीद होती हो, आप उसके मुतालिक पूछ भी सकते हैं और वो एडमिसिबल भी होते हैं। वो सवालात जो किसी वाक्य को साबित करें या उसको झुटलाएं, वो रेलिवेंट होते हैं और वो एडमिसिबल भी होते हैं। इसमें यह कहा गया, मिसाल के तौर पर कि शरीक जुर्म से पूछा गया कि डाके के दौरान उसने क्या क्या किया, यानी ऐसे वाक़यात कि सिर्फ उसने डाका डाला, उससे ये पूछा जाएगा तुमने डाका क्यों डाला और कहाँ कहाँ गए थे, यानी और रेलिवेंट सवाल ही पूछे जा सकते हैं। यानी इसमें यह कहा गया कि जो एक शरीक जुर्म है आपसे पूछ सकता है कि शरीक जुर्म से सिर्फ ये पूछा जाएगा तुमने ये डाका डाला या नहीं डाला, ये तो पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा इस डाके के दौरान तुमने और क्या क्या किया था, किसी की चोरी तो नहीं की थी, किसी घर के अंदर कोई और मसला तो नहीं किया था, ये बाकी सवालात भी पूछे जा सकते हैं। 153 में कहा गया कि गवाह की जो पिछली कोई बयानात उसने दिए थे और वो बयानात अगर मौजूदा वाले बयानात के साथ कोई लिंक करते हैं तो उनको हम पूछ सकते हैं, मगर ये बयानात और पिछले बयानात वाक़े के करीब करीब हों। यानी इसमें ये कहा गया अगर कोई बंदे ने पहले कोई बयान दिए थे तो वो बयान क्या अब इस दूसरे मामले के अंदर पूछे जा सकते हैं। हाँ, अगर वो वाले बयान इस वाले केस के साथ लिंक्ड हों, कोई ताल्लुक़ रखते हों और दोनों का ज़माना ज़्यादा दूर का ना हो, करीबी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हो, तो हाँ अब उसके बयानात को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब है हमारे पास व्हाट मैटर मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट। तो इसमें यह कहा गया, सिंपल सी बात की गई कि जब कोई बयान आर्टिकल 46 और 47 के तहत साबित हो जाए,
अब उसकी तायद या तरदीद में कोई भी मामला साबित किया जा सकता है। जो 46 और 47 के तहत जो साबित हो जाए कोई बयान, तो अब उसको झुटलाने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए आप कोई भी मामला साबित किया जा सकता है। इसमें सिर्फ ये बताया 155 के अंदर ये बताया गया कि रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी क्या होती है। रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी इसको कहते हैं कि एक शख्स को, क्योंकि अगर डॉक्टर है, कोई डाकिया है, कोई और चीज़ है, पुलिस वाला है, तो उसके सामने, क्योंकि वो रोज़ाना नए नए केस उनके पास आते हैं, तो उसके सामने क्या कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कि देखो तुमने ये बात तुमने ही लिखी थी, और तुमने जो लिखी थी इसका मकसद क्या था। तो जिस रजिस्टर में उसने लिखी थी या जिस किताब का वो हवाला लेना चाहे, तो वो किताब बतौर सबूत उसके आगे, उसको मेमोरी फ्रेश करने के तौर के ऊपर उसके आगे रखी जा सकती है कि आप देखें इसमें आप क्या कहना चाहते थे। तो यानी इसको कहते हैं रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी, कि एक वाक्य को क्लियर करने के लिए अदालत किसी के सामने कोई किताब, रजिस्टर, उसकी तहरीर या किसी और की तहरीर को रख सकती है। आगे है कि टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन आर्टिकल 155। इसमें यह कहा गया कि उस 156 में सिंपल वर्डिंग में यह कहा गया अपने वाक्यात को तो वो देख सकता है, अपनी कोई लिखी हुई चीज़ को तो वो देख सकता है। हाँ, उन वाक्यात के तहत भी उसकी मेमोरी को रिफ्रेश किया जा सकता है, उसकी टेस्टिमनी ली जा सकती है, उसकी गवाही ली जा सकती है जिनको वो जानता हो। मिसाल के तौर पर एक उसको चौकीदार को बुलवाया गया, उसको कहा गया तुम्हारी मौजूदगी के अंदर तो ये नहीं लिखा गया था, मगर तुम ये बताओ कि इस रजिस्टर में जो बात लिखी गई है कि ये सच हो सकती है। वो कहेगा हाँ, क्योंकि इस रजिस्टर में जो बातें लिखी जाती हैं वो सच ही होती हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ आप इसकी बात को माना जा सकता है, बाकी आप अपना खुद देख लो। तो यानी दूसरे वाक़यात के अंदर जो उससे रिलेटेड हो उसमें उसकी गवाही ली जा सकती है, उसकी टेस्टिमनी ली जा सकती है। अब है 157 में ये कहा गया कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी के तौर पे किसी को देंगे, जैसे हमने डाकिए को उसको दिया, चौकीदार को, कि आप देखिए ये रजिस्टर आपने देखा था, तो जो मुखालिफ वकील है उसका हक बनता है कि वो डॉक्यूमेंट लेके चेक कर सकता है, दिखाएं जी आप मुझे पहले चेक कराएं, आप इसके हाथ में कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं कोई चीज़ लिख के दे रहे हो कि मेरे केस को जो ख़राब कर सकती हो। तो जो मुखालिफ वकील है वो रिफ्रेशिंग जो मेमोरी का मैटर होता है, जो रजिस्टर होता है, जो किताब होती है, उसको लेके चेक कर सकता है। 158 में शेल के साथ कहा गया, उसमें कहा गया कि कोर्ट जब किसी मामले को मांगेगी, किसी मामले के बारे में आपसे डिमांड करेगी, तो आप ये नहीं कहेंगे ये मामला तो सही नहीं है, ये यानी आपको ची चाचू करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी सेहत पे बग़ैर कोई सवाल उठाए कोर्ट के सामने शेल के साथ पेश कर देंगे। और उसके बाद ये है एक और इसके अंदर बड़ी अहम बात कि अगर कोर्ट चाहे तो 158 में कोर्ट चाहे तो क्या अपनी बात को क्लियर करवाने के लिए किसी तर्जुमान को बुला सकती है, ट्रांसलेटर को बुला सकती है, इंटरप्रेटर को बुलवा सकती है। हाँ, कोर्ट को अगर कोई लिखाई समझ नहीं आ रही, कोई मामला समझ नहीं आ रहा, तो उसके माहिर को बुलवा सकते कि आप इसको ट्रांसलेट कर दें। 159 के अंदर ये कहा गया ऐसी दस्तावेज़ जो बतौर शहादत पेश करना, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई शहादत, अदालत ने यह कहा कि तुम ये एविडेंस पेश करो और उसको नोटिस भी दिया गया और उसके बावजूद उसने उसको पेश नहीं किया गया, तो अब वो अपनी मर्जी से उसको पेश नहीं कर सकता। 160 के अंदर ये कहा गया। ठीक है, 160 में क्या कहा गया कि कोई भी शख्स से अगर ये कहा गया कि नोटिस देकर उसको बुलवाया गया कि आप इस नोटिस के तहत आएँ, 160 में क्या कहा गया कि आप इस नोटिस के तहत, उसको नोटिस दिया गया ये एविडेंस लेकर आएँ, वो उस वक्त नहीं लेकर आया। अब वो शख्स बाद में ये नहीं कर सकता कि ठीक है जी मैं भी मानता हूँ इस वक्त और मेरा दूसरा पार्टी भी कहती है कि हम ये आगे अब इसको पेश करना चाहते हैं, उस वक्त हमने पेश नहीं किया था, अब पेश करना चाहते हैं, अब ये पेश नहीं कर सकते। हाँ, आपसे पूछेगा कब इसको पेश कर सकते हैं, जब अदालत इजाज़त दे दे तब कर सकते, बगैर अदालत की इजाज़त के पेश नहीं कर सकते। 161 में ये कहा गया कि पावर ऑफ कोर्ट बड़ा अहम है, कोर्ट को हर तरह के सवाल करने की इजाज़त है। बस इतना, जो भी क्वेश्चन कोर्ट चाहे, जिस मामले में भी चाहे, जिससे भी चाहे, वकील से चाहे, एनीवन, किसी भी शख्स से चाहे, वो कर सकते, वो जवाब देने का पाबंद है। 162 के अंदर ये कहा गया कि नया ट्रायल इस बुनियाद पे कोई शुरू नहीं करवा सकता कि वो ये कहे कि जो पहले शहादत ली गई थी वो सही तरीके से नहीं ली गई थी, या जो सबूत जो थे वो एडमिसिबल सही तरीके से नहीं हुए।
सिर्फ महज मामूली बातों पे, यानी इसमें क्या कहा गया 162 में, मामूली बातों के ऊपर कोई भी शख्स कोर्ट से नया ट्रायल शुरू नहीं करवा सकता। 163 के अंदर ये कहा गया कि फौजदारी मामला और हदूद का मामला ना हो। देखो बड़ा अहम है, फौजदारी मामला और हदूद का मामला ना हो। बाकी मामलात में एक मुद्दई, ठीक है, जो मुद्दई पार्टी होती है वो क्या, प्लेंटिफ जो होता है वो क्या कह सकता है, वो ये कह सकता है कि हाँ जो मुल्जिम है वो आके कुरान उठा ले, कसम उठा ले, तो मैं अपना केस वापस ले लूँगा। देखो एक सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला ना हो, और हदूद मामला ना हो, वो मामला क्रिमिनल और हदूद का ना हो बल्कि सिविल मामला हो, तो उसके अंदर जो प्लेंटिफ होता है, मुद्दई होता है, वो ये कह सकता है अदालत को कि ये आप मुल्जिम को बुलवाएं जी, अगर वो कसम उठा लेता है तो मैं इस मामले से दस्तबरदार हो जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा, तो उस मामले में ऐसा कर सकता है। 164 के अंदर ये कहा गया मॉडर्न डिवाइसेस, यहाँ पे लफ्ज़ में बड़ा अहम है, शैल नहीं, अदालत चाहे तो मे कंसीडर एप्रोप्राइट, अदालत उसको चाहे तो उसको मॉडर्न डिवाइस को ले सकते हैं, लेकिन शैल नहीं बल्कि मे के तौर के ऊपर अदालत चाहे तो उसको जदीद आलात को, जदीद मॉडर्न डिवाइसेस के बयानात को कबूल कर सकती है। 165 यहाँ पे कहा गया कि जो कानून शहादत आर्डर है ये तमाम लॉ के ऊपर जो है फोकियत रखेगा, यानी ये फरमान दीगर तमाम लॉ पे गालिब रहेगा। और 166 आखिरी कि इसने किसको रिपील किया था, कानून शहादत आर्डर ने किसको रिपील किया था, आप कहेंगे इसने एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा QSO जो है कंप्लीट हो गया लॉ गेट के हवाले से। हमारे दुआ कर डाला, अल्लाह हाफिज़।